गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 14 दिसंबर। देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट आर चैपरॉन प्रोटीन्स। तो देखिए चैपरॉन प्रोटीन जो होते हैं वो जो हमारे प्रोटीन्स हैं, तो जैसे प्रोटीन में जब फोल्डिंग वगैरह होती है तो उन फोल्डिंग्स में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये जो होते हैं वो फंक्शनली रिलेटेड ग्रुप्स हैं ऑफ प्रोटीन असिस्टिंग प्रोटीन फोल्डिंग। तो ये प्रोटीन के फोल्डिंग में जो है वो हेल्प करते हैं। जब सेल के अंदर जब प्रोटीन्स की फोल्डिंग्स होती है तो उसमें ये एक तरह से जो फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रेस कंडीशंस हैं प्रोटीन के, तो उसमें जो चैपरॉन्स हैं वो हेल्प करते हैं। अब देखिए डीएनए इज़ ए लीनियर चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड की चेन से बना हुआ है। ठीक है, जिसमें एडनिन, गुआनिन, साइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये सब जो स्ट्रैंड्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। पोर्शंस ऑफ विच आर फेथफुली ट्रांसक्रिप्ट इनटू लीनियर मैसेंजर आरएनए। बाद में यही जो चेंज होके ये मैसेंजर आरएनए में भी कन्वर्ट होता है। उसके बाद जो ये मैसेज होता है आरएनए में, उसको ट्रांसलेट होता है किसमें, इनटू स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन में बाद में वो ट्रांसलेट होता है, जिसमें कि एडनिन, गुआनिन, साइमिन और एडनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, तो ये प्रेजेंट होता है। और जो हमारा जो आरएनए है उसमें एडनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रोटीन नीड टू टेक ए प्रिसाइज 3 डायमेंशनल शेप टू बिकम फंक्शनल एंटिटी। देखिए प्रोटीन जब एक 3D शेप एक में ले लेता है, जब 3D स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है, तो उसके बाद जो है अपने बाकी के जो फंक्शंस हैं वो कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। प्रोटीन फोल्डिंग्स डज नॉट हैपन ऑल बाय इटसेल्फ। जो प्रोटीन में जो फोल्डिंग्स होती हैं वो खुद ब खुद नहीं होती हैं। ठीक है, और ये कहा जाता है कभी कभी खुद ब खुद भी हो जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो है वो एक मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स जो होते हैं वो उनको असिस्ट करते हैं ताकि प्रोटीन जो है वो सही तरीके से फोल्ड हो सके। ठीक है, तो स्पेशल बंच ऑफ प्रोटीन कॉल मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स। तो मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स जो होते हैं वो इनको हेल्प करते हैं फोल्ड करने में। बात करते हैं कि चैपरॉन प्रोटीन का क्या फंक्शन होता है। तो इन बायोलॉजिकल सिस्टम चैपरॉन्स प्ले क्रूशियल रोल्स। मेनी मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स बिलोंग टू द क्लास ऑफ हीट शॉक प्रोटीन। ठीक है, और जिसको हम स्टेट रिस्पॉन्स प्रोटीन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ही उसको हीट शॉक लगे या स्ट्रेस हुआ तो वैसे ही जो चैपरॉन्स होते हैं वो वहाँ पे जो है पहुँच जाते हैं और वो जो प्रोटीन की जो फोल्डिंग्स है उसमें हेल्प करते हैं। दिस इज़ बिकॉज वेन एवर ऑर्गेनिज्म इज सब्जेक्टेड टू एलिवेटेड टेम्परेचर। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म जो है बढ़े हुए टेम्परेचर में जाएगा तो ए हीट शॉक प्रोटीन इन द सिस्टम बिगिंस टू लूज देयर नेटिव शेप्स। तो उससे उस हीट शॉक्स की वजह से क्या होगा, जो प्रोटीन है अपने शेप को लूज़ करने लगेगा और जो चैपरॉन्स होंगे वो लार्ज क्वांटिटी में जो है वो प्रोड्यूस होने लगेंगे, ताकि उसको जो है जो प्रोटीन्स एक तरह से जो लूज़ हो रहा है प्रोटीन उसको रिस्टोर किया जा सके। बात करते हैं क्या ज़रूरत है चैपरॉन्स की। तो चैपरॉन्स आर नीडेड अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशंस टू फॉर नॉर्मल सेलुलर फंक्शन। ठीक है, नॉर्मल सेलुलर फंक्शन में भी चैपरॉन्स है वो हेल्प करते हैं। सिंस मिसफोल्डिंग ऑफ प्रोटीन कैन कॉज ए नंबर ऑफ डिजीज़। अगर प्रोटीन की मिसफोल्डिंग हो जाती है, गलती से वो फोल्ड किसी और तरह से हो जाता है, तो ये नंबर ऑफ डिजीज़ जो है वो कॉज करता है। अल्फा साइनुसिन प्रोटीन प्रेजेंट इन न्यूरॉन्स इज रॉन्गली फोल्डेड, तो उससे होता है पार्किंसंस डिजीज़। देखिए जब ये अल्फा साइन्यूक्लिन प्रोटीन है जो कि न्यूरॉन्स में हमारे प्रेजेंट होता है, अगर ये गलत तरीके से फोल्ड हो जाए तो पार्किंसंस डिजीज़ हमको देखने को मिलती है। ब्रेन्स ऑफ अल्जाइमर पेशेंट्स हैव प्लेक्स फॉर्म्स फ्रॉम एग्रीगेट्स ऑफ एमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड। तो देखिए एमाइलॉइड बीटा पेप्टाइड्स जो भी एक ये प्रोटीन है, तो यहाँ पे भी गलत तरीके से फोल्डिंग होने की वजह से यहाँ अल्जाइमर हमको देखने को मिलता है। दिस एक्यूमुलेशन ऑफ एमाइलॉइड फाइबर्स इज टॉक्सिक्स। ठीक है, तो एमाइलॉइड फाइब्रिल्स का जो अगर एक्यूमुलेशन होता है, अगर वो इकट्ठा होते हैं तो वो चीज़ जो है वो टॉक्सिक्स होता है। ठीक है, वो एक तरफ से जहरीला हो जाता है, लीडिंग टू वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन्स जो है वो एक तरह से अब खुद ब खुद जो है डिजेनरेट करने लगते हैं, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं, जिसको हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, एबरेंट फोल्डिंग ऑफ क्रिस्टलिन्स ऑफ द आई लेंस लीड्स टू कैटरैक्ट्स। और अगर मान लीजिए जो क्रिस्टलिन प्रोटीन प्रेजेंट है हमारी आँखों में, अगर उसमें अगर कोई भी गलत फोल्डिंग होती है, डिस्टर्बेंस होता है, तो उसकी वजह से हमें कैटरैक्ट देखने को मिलता है। बात करते हैं चैपरॉन्स कितने टाइप के हैं। तो जैसे मेजर चैपरॉन्स इन ह्यूमन इंक्लूड HSP70, HSC70 एंड HSP90। ठीक है, द नंबर एक्सप्रेस द साइज ऑफ द प्रोटीन इन किलो डाल्टन। तो जो नंबर है 70 या 90, ये जो है प्रोटीन के साइज को बता रहा है। इन नॉर्मल सेल्स 1 to 2% ऑफ ऑल प्रोटीन प्रेजेंट आर हीट शॉक प्रोटीन। देखिए अगर नॉर्मल सेल्स में 1 से 2% के बीच में जो भी प्रोटीन प्रेजेंट है वो हीट शॉक प्रोटीन ही होते हैं। दिस नंबर राइजेस 3-fold ड्यूरिंग स्ट्रेसफुल कंडीशन। और स्ट्रेस के कंडीशन में जो है ये नंबर बढ़ भी सकता है। ठीक है, अब
HSC 70 के बारे में देखते हैं। द मॉलिक्यूलर थर्मोमीटर भी बोलते हैं इसको। इट अपीयर्स टू बी मोर लाइक अ मॉलिक्यूलर थर्मोमीटर विद एन एबिलिटी टू सेंस कोल्ड टेम्परेचर। तो जो SSC 70 है वो कोल्ड टेम्परेचर को सेंस कर लेता है और ये जो है हीट से एक्टिवेट हो जाता है। वेयर एज SSC 70 इज ऑलवेज प्रेजेंट एट हाई लेवल्स इन नॉर्मल सेल्स। और जो SSC 70 है वो हाई लेवल्स में, नॉर्मल सेल्स में जो है वो हायर लेवल्स में प्रेजेंट होता है। दिस नॉलेज कम्स फ्रॉम द स्टडी ऑफ एन इंटरगिविंग सेट्स ऑफ डिसऑर्डर्स एग्जाम्पलीफाइंग बाई फ्लैमियल कोल्ड ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। तो ये चीज़ जो SSC 70 के बारे में जो जानकारी हमें मिली है वो इस डिसऑर्डर की वजह से, एक सिंड्रोम की वजह से मिली है, जिसको हम फ्लैमिलियल कोल्ड ऑटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम या FCAS भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए जो SSC 70 है और HSP 90 है, इनका कैंसर में रोल है। कैंसर डिवाइड्स सेल डिवाइड एट ए ब्रेक नेक पेस एंड हीट शॉक प्रोटीन आर वेरी इंपॉर्टेंट मेंटेनिंग द स्ट्रेसफुल कैंसरस स्टेट। तो देखिए कैंसरस सेल्स क्या होती हैं, बहुत तेज़ी से जो है वो डिवाइड करती हैं और इसमें जो है हीट शॉक प्रोटीन्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो जो है जो स्ट्रेसफुल कैंसरस स्टेट है उसको जो है मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। एंड ओवर अबंडेंस ऑफ हीट शॉक प्रोटीन इन कैंसर सेल इज इंडिकेटर ऑफ पुअर प्रोग्नोसिस। देखिए अगर मान लीजिए कि हीट शॉक प्रोटीन जो अगर वो ओवर अबंडेंस में हो जाते हैं कैंसर सेल में, अगर वो ओवर उनकी मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होगा कि कैंसर सेल एक्यूमुलेट म्यूटेशन इन प्रोटीन दैट वुड नॉर्मली सप्रेस ट्यूमर्स। तो उससे क्या होगा कि जो कैंसरस सेल हैं वो म्यूटेशन को जो है कॉज करेंगे। ठीक है, प्रोटीन में चेंजेस होंगे, म्यूटेशंस होंगे, इसकी वजह से जो जो ट्यूमर है वो सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, वहाँ डिवीजन बंद हो जाएगा सेल का। HSP 70 एंड 90 प्ले द रोल ऑफ विलन्स। और जो SSP 70 है वो 90 है, एक तरह से वो समझ लीजिए विलन का रोल अदा कर रहे हैं। एज दे कंटिन्यू टू फोल्ड द म्यूटेटेड प्रोटीन दस अलोइंग ट्यूमर प्रोग्रेशंस। और वहीं पे ये दोनों प्रोटीन क्या करते हैं कि ये जो प्रोटीन की जो फोल्डिंग है उसको कंटिन्यू रखे रहते हैं, जिसकी वजह से जो ट्यूमर है वो दब जाता है, ख़त्म हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है बक्सर टाइगर रिजर्व के बारे में। ठीक है, तो बक्सर टाइगर रिजर्व ये टाइगर रिजर्व इन नॉर्थ वेस्ट बंगाल, तो ये वेस्ट बंगाल में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और करीब करीब 760 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर करता है। इन एल्टीट्यूड इट रेंजेस फ्रॉम 60 मीटर इन द गैंजेटिक प्लेन टू 170 मीटर बॉर्डरिंग द हिमालयस इन द नॉर्थ। ठीक है, तो गैंजेटिक प्लेन से जो है करीब करीब 60 मीटर और जो हिमालयाज हैं उनसे करीब करीब 715 मीटर के आसपास। इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री रन्स अलॉन्ग द इंटरनेशनल बॉर्डर विद भूटान। तो जिसकी नॉर्दर्न बाउंड्री है वो भूटान से, यहाँ मैप में देख सकते हैं भूटान के पास है ये जो बक्सा प्रेजेंट है, ये बक्सा टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है। द सिंचुला हिल रेंज all along the northern side of BTR and the eastern boundary touches the of Assam state। तो देखिए जो सिचुला हिल रेंज है, ठीक है, तो ये BTR के साथ साथ में ही है और जो ईस्टर्न बाउंड्री, जो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री है वो असम के स्टेट को टच करती है। अब इसके की फीचर के बारे में बात करते हैं बक्सर टाइगर रिजर्व के। तो इट इज़ ए ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ एक्सट्रीम बायोडाइवर्स नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड रिप्रेजेंट हाईली एंडेमिक इंडो मालियन रीजन। तो हाईली एंडेमिक जो इंडो मालियन रीजन है उसको रिप्रेजेंट करता है। द फ्रेजाइल ट्राई इकोसिस्टम कंस्टिट्यूट ए पार्ट ऑफ दिस रिजर्व। तो जो ट्राई का इकोसिस्टम है वो इसका पार्ट है। द फिब्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ भूटान इज कंटिग्यूअस टू द नॉर्थ ऑफ BTR। तो जो फिब्सो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि भूटान में पड़ती है वो BTR के नॉर्थ में हमें देखने को मिलती है। इट्स सर्व एज इंटरनेशनल कॉरिडोर फॉर एशियन एलिफेंट्स। उसके अलावा एशियन एलिफेंट्स के माइग्रेशन के लिए जो है वो इंटरनेशनल कॉरिडोर है, इंडिया के और भूटान के बीच में जो है ये माइग्रेट करते हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है गवर्नर्स रोल इन स्टेट यूनिवर्सिटीज़। तो देखिए एक कॉन्ट्रोवर्सी सामने आई है इन केरला ओवर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन ऑफ द वाइस चांसलर ऑफ कन्नूर यूनिवर्सिटी। तो कन्नूर यूनिवर्सिटी है केरला में, तो उसके वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के संबंध में जो है क्या हुआ है कि गवर्नर सेइंग ही अप्रूव द डिसीजन अगेंस्ट हिज बेटर जजमेंट एज चांसलर। तो यहाँ आप देखते हैं, समझते हैं गवर्नर का जो है वो क्या रोल है स्टेट की यूनिवर्सिटी में। तो देखिए ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि गवर्नर जो होते हैं वो स्टेट के वो एक्स ऑफिशियल चांसलर होते हैं। जो भी स्टेट में जो यूनिवर्सिटी है उसके वो एक्स ऑफिशियल चांसलर जो है वो माने जाते हैं। इट्स पावर एंड फंक्शन एज अ चांसलर आर लेड आउट इन द स्टैट्स एंड द गवर्न द यूनिवर्सिटी अंडर ए पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट। और वो एक स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में जो है वो सारे जो कार्य है चांसलर के, चांसलर का जो भी कार्य है वो राज्य सरकार के अंदर में ही वो सब किए जाएंगे। द रोल इन अपॉइंटिंग द वाइस चांसलर हैज़ ऑफन ट्रिगर्ड डिस्प्यूट्स विद द पॉलिटिकल एग्जीक्यूशन। तो वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट को लेकर के जो है हमेशा डिस्प्यूट्स वगैरह जो है हो देखने हमको मिलते रहते हैं। तो देखते हैं जैसे इन केरला केस द गवर्नर ऑफिशियल portals asserted that while as the governor he functions with the aid and advice of the council of minister। तो कहा गया कि
जो गवर्नर हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे ही फंक्शन करते हैं। और वाइल एक्टिंग एज चांसलर ही एक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और जब वो चांसलर बन जाते हैं तो उन पे जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई दबाव जो है नहीं रहता है, और वो अपने खुद के डिसीजन जो है, जो भी यूनिवर्सिटी के संबंध में जो भी डिसीजन होंगे वो खुद के डिसीजन लेंगे, ठीक है। वहाँ पे वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात मानने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इन मार्क्ड contrast, the website of Rajasthan Raj Bhavan states that the governor appoints the vice chancellor on the advice and consultation with the state government। लेकिन देखिए यहाँ पे जो राजस्थान की राजभवन की वेबसाइट है वहाँ ये बताया गया कि गवर्नर जो है अपॉइंट करेंगे अगर वाइस चांसलर को, तो वो जो है वो एक तरह से एडवाइस लेंगे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, उसके बाद ही अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब उसी तरह हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 एंड अदर स्टेट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी विजिटर्स ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जो हमारे राष्ट्रपति होंगे वो जो केंद्र की जो यूनिवर्सिटी होगी उसके एज ए विजिटर होंगे, ठीक है। With their role limited to the presiding over convocations, chancellor in central universities are titular heads who are appointed by the president in his capacity as visitor। तो देखिए प्रेसिडेंट के द्वारा ही जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जो चांसलर होते हैं उनको राष्ट्रपति के द्वारा ही जो है अपॉइंट किया जाता है। द VCs टू आर अपॉइंटेड बाय द विजिटर फ्रॉम पैनल ऑफ नेम पिक बाय सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी फॉर्म बाय यूनियन गवर्नमेंट। उसके बाद देखिए केंद्र सरकार जो है एक सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी का गठन करती है और उसी कमेटी के द्वारा जो है VC जो वाइस चांसलर होते हैं उनको चुना जाता है। द एक्ट एट द प्रेसिडेंट एज विजिटर शैल हैव द राइट टू ऑथराइज इंस्पेक्शन ऑफ एकेडमिक। देखिए ये एक्ट जो है वो प्रेसिडेंट को एज ए विजिटर बताते हुए ये कहता है कि इनके पास ये अधिकार होगा कि वो इंस्पेक्शन कर सकें। उसके अलावा नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट्स ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑल्सो इन इंस्टीट्यूट इंक्वायरीज, ठीक है, या जो नॉन एकेडमिक के संबंध में जो भी चीज़ें हैं उस पर भी जो प्रेसिडेंट हैं वो हमारे डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी MSP के संबंध में। तो रिसेंटली देखिए बीजेपी के MP हैं वरुण गांधी जी, इनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है प्राइवेट मेंबर बिल मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ द फार्मर राइट टू गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस रियलाइजेशन ऑफ एग्री प्रोडक्ट बिल 2021। तो फार्मर्स को जो है MSP की गारंटी देने के लिए इस बिल को जो है वो एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। इट सीक्स टू लीगली गारंटी MSP, ठीक है। तो MSP की लीगल गारंटी देने की ये बात करता है विथ फाइनेंशियल आउटले ऑफ ₹1 लाख करोड़। इसका करीब करीब 1 लाख करोड़ का जो इसका बजट होगा। इट एम्स टू प्रोवाइड लीगली गारंटी MSP फॉर 22 क्रॉप। तो 22 क्रॉप्स के लिए MSP गारंटी करने की बात हो रही है। दैट शुड बी सेट एज ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 50% ओवर द कॉम्प्रेहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा, ठीक है, तो उसका जो एक तरह से उससे 50% और बढ़ के जो है यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन देने की बात हो रही है। अगर मान लीजिए 100 रुपये प्रोडक्शन में लग रहा है तो करीब करीब उसको 150 के आसपास करने की लीगली जो गारंटी है वो देने की बात हो रही है। एनी फार्मर रियलाइजिंग अ प्राइस लेस देन द अबव डिक्लेयर्ड MSP शैल बी इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन इक्वल टू द डिफरेंस इन वैल्यूज़ बिटवीन रियलाइजेशन एंड द गारंटीड MSP। अगर मान लीजिए कि अगर जो गारंटीड MSP है अगर उससे कम में अगर किसी फार्मर को प्राइस मिल रहा है तो उसको बाद में जो कंपनसेशन जो है उसे दिया जाएगा। इट ऑल्सो प्रपोजेज दैट पेमेंट शुड बी मेड डायरेक्टली इनटू द अकाउंट्स। जो भी पेमेंट किए जाएंगे वो डायरेक्टली जो है उस फार्मर के खाते में किए जाएंगे, ठीक है। और सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का टाइम यहाँ दिया जाएगा उस ट्रांजेक्शन के लिए। इसकी इंपॉर्टेंस देखें, द डिक्लेरेशन ऑफ गारंटी MSP टू द फार्मर्स रिजल्ट इन द इम्प्रूव फार्म रिलेशन ऑफ फॉर पोटेंशियली 93 मिलियन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड लीडिंग टू ए रिसर्जेंस इन द रूरल इकोनॉमी। तो करीब करीब 93 मिलियन जो किसान हैं जो उनके घर हैं तो वहाँ पे उनको इस चीज़ से जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा अगर उनको MSP की गारंटी दे दी जाती है। तो देखिए MSP जो है वो सरकार के द्वारा एक रेट तय किया जाता है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस रेट पे जो है सरकार फार्मर से किसानों से जो है वो अनाज खरीदती है। करेंटली इट फिक्सेस MSP फॉर 23 क्रॉप्स। अभी जो है 23 क्रॉप्स के लिए जो है बोथ खरीफ एंड रबी सीजन्स में जो है ये MSP फिक्स किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात करें कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। तो MSP इज़ अ रेट एट विच गवर्नमेंट परचेजेस क्रॉप्स फ्रॉम फार्मर्स। तो MSP वो रेट है जिसमें जो सरकार है वो किसानों से उसके MSP के दाम में जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के दाम में उस जो भी ग्रेन होगा उसको खरीदती है। एंड इज़ बेस्ड ऑन ए कैलकुलेशन ऑफ एटलीस्ट 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और करीब करीब जो है 1.5 टाइम प्रोडक्शन कॉस्ट के ये MSP को डिसाइड किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो अगर 1 रुपये है तो इसका 1.5 टाइम जो है उसका जो MSP होगा वो डिसाइड यहाँ पे किया जाएगा। यूनियन बजट फॉर
2018-19 had announced that MSP would be kept at levels of 1.5 द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के जो है जो 18-19 का यूनियन बजट था उसमें भी यही कहा गया था कि MSP जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का करीब करीब 1.5 गुना होगा। MSP इज़ फिक्स ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार फिक्स किया जाता है, ठीक है। और किसके रिकमेंडेशन पे किया जाता है, तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइस के रिकमेंडेशन पे MSP फिक्स किया जाता है, जो कि एक स्टेटरी बॉडी है। और अब ये अपना जो रिपोर्ट है वो सबमिट करती है ऑन रिकमेंडिंग प्राइजेस फॉर खरीफ एंड रबी सीजन। तो पार्लियामेंट में ये रिपोर्ट जो है सबमिट करती है और अब रिकमेंड करती है कि क्या प्राइस जो है वो होना चाहिए। बात करते हैं क्या लिमिट है MSP की। देखिए मेजर प्रॉब्लम विद MSP इज लैक ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑल क्रॉप्स। तो देखिए मेनली ये कि MSP लागू होता है तो सरकार को जो है एक तरह से उनको मजबूरी हो जाएगी कि जो क्रॉप्स हैं उनको खरीदना ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेप्ट व्हीट एंड राइस विच द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक्टिवली प्रोक्यूर्स अंडर PDS। तो जो व्हीट और राइस है इसकी बात छोड़ दें तो व्हीट राइस जो है वो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो खरीदती है, जो कि PDS में लोगों को दिया जाता है। लेकिन जो बाकी की चीज़ें हैं वो भी जो 22 आइटम यहाँ पे MSP के अंडर में आ जाएंगे तो गवर्नमेंट को जो है उसका जो प्राइस जो तय हुआ है MSP के थ्रू, अगर उसकी गारंटी दी जाएगी तो गवर्नमेंट सरकार को उस दाम को उतना देना ही देना पड़ेगा। और सरकार के पास इतनी मशीनरी नहीं है कि वो सभी चीज़ों को, सभी ग्रेन्स को जो सबसे जो है प्रोक्योर कर सके। A state government procured the last mile grain. The farmers of the state where the grain is procured completely by the government benefit more, while those in state procured less are often affected. तो देखिए अगर मान लीजिए कि अगर कहीं बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो सरकार अगर उतना कहीं रखती भी है तो अगर सरकार के पास तो पहले से स्टोर्ड है ग्रेन, अगर और ज़्यादा वो स्टोर हो जाएगा तो कुछ जो ग्रेन्स होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं धीरे धीरे, तो वो चीज़ वहाँ नुकसान भी देखने को हमको मिल सकता है। तो ये चीज़ की थोड़ी सी कमी हमें देखने को मिल सकती है। द MSP बेस्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम इज़ ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन मिडल मैन। और उसके अलावा जो MSP बेस्ड जो प्रोक्योरमेंट ये होगा ये मिडल मैन पर डिपेंडेंट होगा। कमीशन एजेंट्स एंड जो APMC मंडी के ऑफिशियल्स हैं विच स्मॉल फार्मर्स फाइंड डिफिकल्ट टू गेट एक्सेस टू, ठीक है। अब बात करते हैं क्या चैलेंज है अगर हम MSP को लीगलाइज कर देते हैं तो देखिए जो स्टैट्यूटरी MSP होगा वो अनसस्टेनेबल होगा। ये पॉलिसी पेपर बाय नीति आयोग के एक रिपोर्ट के द्वारा ये कहा गया कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट रमेश चंद आर्गुड अगेंस्ट लीगलाइजिंग MSP. It reasoned that any fixed price, predetermined price will be pushed away private traders whenever production is more than demand and there is a price slump in the market. देखिए जब भी प्रोडक्शन जो है इनके द्वारा ये कहा गया कि जब भी जो यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है अगर वो डिमांड से ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में हमें एक जो बहुत तेज़ी से जो गिरावट है वो देखने को मिलेगी। दिस इन टर्न विल लीड टू गवर्नमेंट डी फैक्टो बिकमिंग द प्राइमरी बायर ऑफ द मोस्ट फार्म प्रोड्यूस फॉर विच MSP इज डिक्लेयर्ड, ठीक है। और कहीं ना कहीं सरकार को जो है MSP डिक्लेयर करने के बाद जो है सरकार को उसी दाम पर जो है सारे जो ग्रेन्स हैं उनको प्रोक्योर करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा करप्शन का ह्यूज स्कोप है, ठीक है। एंड रिसाइकलिंग लीकेज ऑफ व्हीट एंड राइस फ्रॉम गोडाउन्स, राशन शॉप्स और इन ट्रांजिट। तो इन सब चीज़ों का जो व्हीट और राइस हैं इनका लीकेज या रिसाइकलिंग की जो दिक्कतें हैं। डिस्पोजल प्रॉब्लम की बात करें तो वाइल सेल्स एंड पल्सेस कैन बी सोल्ड थ्रू द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो सेल्स हैं पल्सेस हैं उनको मान लीजिए PDS सिस्टम के थ्रू हम बेच सकते हैं। डिस्पोजल बिकम कॉम्प्लिकेटेड इन द केस ऑफ नाइजर सीड, सीसम और सेफ्लावर, तो ठीक है। तो इन सब चीज़ों में जो है हमको डिस्पोज करने की दिक्कतें देखने को मिलेंगी। उसके अलावा इन्फ्लेशन, महंगाई की बात बताई जा रही है कि हायर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट फूड मीन इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ फूड ग्रेन्स। और अगर हायर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट हुआ तो वहाँ पे जो है फूड ग्रेन की प्राइस में बढ़ोतरी हमें देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा, ठीक है। और जिसकी वजह से जो पुअर होंगे उनको और इफेक्ट पड़ेगा। उसके अलावा इंडिया के फार्म एक्सपोर्ट्स पर भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर मान लीजिए अगर जो MSP है वो अगर हायर हो जाती है, ठीक है, दैन द प्रिवेलिंग रेट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। फार्म एक्सपोर्ट अकाउंट फॉर 11% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑफ कमोडिटीज़। जो फार्म एक्सपोर्ट है वो हमारा करीब 11% होता है, ठीक है। तो अगर MSP में अगर मान लीजिए MSP का प्राइस जो है वो अगर ज़्यादा रखा जाएगा तो उसका भी जो एक्सपोर्ट होता है उसमें भी हमको दिक्कतें देखने को मिलेंगी। With a legally guarantee MSP, इंडिया विल फेस स्टिफ अपोजिशन एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे भी जो है यहाँ एक अपोजिशन देखने को मिलेगा। इससे हमें US हैड सक्सेसफुली won a case against China at the WTO in 2019 which was concerned with the China's domestic support to agriculture in the form of market support price। तो इसी के संबंध में जो चाइना को भी US ने जो है अपोज किया था इस चीज़ को लेकर के। बात करते हैं एशियन पावर इंडेक्स फॉर 2021। देखिए एशियन पावर इंडेक्स रैंक्स 26 नेशंस एंड टेरिटरीज। तो 26 नेशन और टेरिटरीज़ को जो है ये इंडेक्स रैंक करता है और ये रिलीज़ किया जाता है सिडनी बेस्ड लॉवी इंस्टीट्यूट के द्वारा, ठीक है। तो लॉवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है एशियन पावर इंडेक्स रिलीज़ किया जाता है।
अब इसके हाइलाइट्स देखते हैं कुछ। तो इंडिया हैज़ राइजन एज द फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द एशिया पैसिफिक रीजन। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक रीजन में जो है इंडिया जो है चौथी सबसे पावरफुल देश उभर के सामने आया है। ठीक है, इन सभी देशों में। और ओवरऑल जो स्कोर है वो 37.7 है 100 में से। ठीक है, तो इंडिया का जो ओवरऑल स्कोर है वो 2 पॉइंट से गिरा है। अगर 2020 से हम कंपेयर करें, इंडिया अगेन फॉल शॉर्ट ऑफ द मेजर पावर थ्रेशोल्ड इन 2021। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये इंडिया जो है फोर्थ मोस्ट पावरफुल कंट्री उभर के आया है, और पिछली बार से 2 पॉइंट जो है गिरावट देखने को हमें मिली है। इंडिया इज़ वन ऑफ द 18 कंट्रीज इन एशिया टू ट्रेंड डाउनवर्ड इन ओवरऑल स्कोर इन 2021। तो इंडिया जो है 2021 में उन 18 देशों में से है जिनमें गिरावट हमें देखने को मिली है। तो इन 18 देशों में इंडिया भी शामिल है। अगर टॉप 10 हम कंट्रीज़ की बात करें तो देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट पोजीशन पे है, उसके बाद चाइना है, जापान, फिर इंडिया फोर्थ पे है, उसके बाद रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और लास्ट में हमारा थाईलैंड है। अब देखते हैं कि फॉरेनर ट्राइब्यूनल क्या होता है। देखिए, जो फॉरेनर ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, जिनको फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 और फॉरेनर एक्ट 1946 के द्वारा जो है इस्टेब्लिश किया गया है। अब इसके कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। तो इसमें एडवोकेट्स होते हैं नॉट बिलो एज ऑफ 35 है, जिनकी उम्र जो है कम से कम 35 साल होनी चाहिए। एटलीस्ट 7 ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, 7 साल की प्रैक्टिस किए हों, या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स फ्रॉम द आसाम जुडिशियल सर्विस, और या तो आसाम जुडिशियल सर्विस के रिटायर्ड ऑफिसर्स हों, रिटायर्ड आईएएस या आईएसीएस ऑफिसर्स हों, जिनकी रैंक जो है सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी से जो है बिलो नहीं होनी चाहिए। हैविंग एक्सपीरियंस इन क्वासी जुडिशियल वर्क्स, या उनको जो है क्वासी जुडिशियल वर्क्स में जो एक्सपीरियंस हो। तो ये जो ऐसे मेंबर्स हैं वो जाते हैं फॉरेनर ट्राइब्यूनल में। अब बात करते हैं कि कौन सेटअप कर सकता है, हु कैन सेटअप दिस ट्राइब्यूनल। देखिए, जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी होम अफेयर्स है उसने अमेंड किया फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 को, एंड हैज़ एम्पावर्ड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इन ऑल स्टेट्स एंड यूटी टू सेटअप ट्राइब्यूनल्स। और उसके बाद जो डीएम होते हैं स्टेट के, उनको ये पावर दी है कि आप जो है ट्राइब्यूनल बना सकते हैं जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी होगी, टू डिसाइड वेदर ए पर्सन स्टेइंग इलीगल इंडिया इज़ फॉरेनर नॉट। जो कि डिसाइड करते हैं कि कोई भी अगर भारत में रह रहा है वो पर्सन, तो पर्सन कोई फॉरेनर अगर है तो वो इलीगल तरीके से रह रहा है कि नहीं रह रहा है। तो अर्लियर द पावर टू कॉन्स्टिट्यूट ट्राइब्यूनल ओवर वेस्टेड ओनली इन द सेंटर। तो जो पहले ही जो ये पावर थी वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास थी, लेकिन अब जो ज़िले के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीएम होंगे उनके पास भी ये पावर आ गई है। अब बात करते हैं कौन कौन अप्रोच कर सकता है इस ट्राइब्यूनल के पास। द अमेंडमेंट ऑर्डर फॉरेनर ट्राइब्यूनल ऑर्डर 2019 ऑल्सो एम्पावर्स इंडिविजुअल टू अप्रोच द ट्राइब्यूनल। ठीक है, तो कोई भी इंडिविजुअल यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, अर्लियर ओनली द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कुड मूव टू ट्राइब्यूनल अगेंस्ट सस्पेक्ट। तो पहले क्या था कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मूव करता था किसी भी सस्पेक्ट के अगेंस्ट में, लेकिन इसके अमेंडमेंट के बाद जो है कोई इंडिविजुअल जो है वो, कोई एक आदमी भी किसी के खिलाफ जो है वो जाके अप्रोच कर सकता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।